नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का कार्यक्रम चंडीगढ़ स्पीक्स। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ही नहीं, आपके सपनों को साकार करने की जगह है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने देश को कितने ही विद्वान, कितने कलाकार, कितने लेखक, कितने पॉलिटिशियंस दिए। पंजाब यूनिवर्सिटी जानी जाती है अपनी विरासत के लिए, अपने पुराने इतिहास के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए और मजबूत परंपराओं के लिए। आज भी वो नई शिक्षा नीति के साथ, बदलती जरूरतों के साथ, नई तकनीक के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। आज इसी विषय में हम बात करेंगे। हमारे आज के मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर रेणु विक, जो कि एक एडमिशन है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क पे रिसर्च की है, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं और सबसे बड़ी बात, पंजाब यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनके इन्होंने देश का नाम रोशन किया। उनके साथ आज वार्तालाप करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के अतीत के बारे में, अभी की स्थिति में और आने वाले कल के बारे में। स्वागत करते हैं हमारे मेहमान का। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे आप? बढ़िया। सच अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि आपने इतना काम किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, न्यूरल नेटवर्क पे, और आपकी पीएचडी है, गोल्ड मेडलिस्ट है। इतना लंबा कार्य है आपका, और फिर ये टीचिंग प्रोफेशन और लीडरशिप रोल्स जो आपने किए इस पोस्ट से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में एज अ डीन, एज अ फैकल्टी, इसके बारे में बताइए, शुरुआत कहाँ से हुई? पंजाब यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन की 2003 में, जब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश हुआ। उससे पहले पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी का एक एफिलिएटेड कॉलेज था, और 2002 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बना। तो उस समय पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपना एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया, और 2003 में मैंने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, और 2005 में मैं यहाँ प्रोफेसर बनी। फिर 2009 में डायरेक्टर बनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की, और 2017 तक मैं वहाँ डायरेक्टर रही। और इस दौरान मैं इंजीनियरिंग फैकल्टी की डीन भी बनी 4 बार, और फिर उसके बाद 22 में मैं डीन रिसर्च बनी, फिर डीन यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन, और 23 में मैं वाइस चांसलर बनी। इनफैक्ट मैं हमेशा यही कहती हूँ कि 22-23 दैट वाज द टाइम व्हेन आई गॉट द क्विकेस्ट प्रमोशंस ऑफ माय लाइफ। नॉर्मली तो एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए इतना टाइम लगता है, और जब मैंने अपना कैरियर की शुरुआत की पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एज टीचिंग असिस्टेंट, तो बहुत साल मैंने एज एडहॉक लेक्चरर काम किया पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में। और शुरू में मेरा एक ये बहुत बड़ा चिंता का विषय था कि मैं एडहॉक फैकल्टी हूँ, मैं रेगुलर कैसे हूँ। तो इसलिए इसके ये मुझे बहुत सोच रहती थी, और उसके लिए मैं काम करती रहती थी। मगर आई वुड से कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। लवली। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, हम दर्शकों के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के जो अचीवमेंट्स रहे हैं वो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके इस एक्सपीरियंस की बात करेंगे। बहुत लंबा कार्यकाल है, बहुत ज़्यादा योगदान है आपका शिक्षा के क्षेत्र में। शुरुआत हम करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की। इसके अतीत को आप कैसे देखते हैं? इसकी शुरुआत कैसे हुई? पंजाब यूनिवर्सिटी भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, 4th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। इससे पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी, मुंबई यूनिवर्सिटी थी, और चेन्नई यूनिवर्सिटी थी। और जो नॉर्दर्न रीजन के कॉलेजेस थे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड थे। तो पंजाब के जो लोग थे वो चाहते थे कि पंजाब की अपनी यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि जो एंट्रेंस एडमिशन होती थी कॉलेजेस में, उसके लिए वो अपने टेस्ट लेते थे जिसके बेसिस पे एडमिशन करते थे। मगर एग्जामिनेशन जो है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती थी। तो पंजाब के लोग चाहते थे कि पंजाब की धरती पे एक यूनिवर्सिटी हो, और जो पंजाब के कॉलेजेस हैं वो उस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हों, और जो पंजाब के लोग थे उनके कलेक्टिव एफर्ट से उन्होंने कुछ एंडोमेंट फंड्स भी एस्टेब्लिश किए, और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि पंजाब में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और फिर 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से शुरू हुई, और
फिर 47 में पोस्ट इंडिपेंडेंस, जी। तो ऐसा ही सोचा गया था कि जो बच्चे ईस्ट पंजाब में आ गए उनके एग्ज़ाम्स यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर ही कंडक्ट करेगी, मगर वो जो चीज़ थी वो सफल नहीं हो पाई। और फिर बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्डिनेंस 1 अक्टूबर 1947 से पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब में ऑपरेशनल हुई। और शुरू में उसको ईस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी कहते थे क्योंकि तब पंजाब का मतलब था पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एक ही स्टेट थी, और जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस भी पंजाब यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड थे। और पोस्ट पार्टीशन तो वो समय था कि जो रेफ्यूजीज थे उनके कैंप्स ही कॉलेजेस में थे, स्कूल्स में थे, तो बच्चों के क्लासेस लगवाना और उनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जी। और पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई अपना कैंपस नहीं था, तो सारे जो डिपार्टमेंट्स थे वो पूरे पंजाब में स्कैटर्ड थे। कोई खालसा कॉलेज अमृतसर में थे कुछ डिपार्टमेंट्स, कोई डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर में थे या डीएवी कॉलेज जलंधर में थे। केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हमारा दिल्ली के पॉलिटेक्निक से चल रहा था। तो ऐसे काफ़ी कठिनाइयाँ थी। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था वो शिमला में था, एग्जामिनेशन जो ऑफिसेस थे वो सोलन में थे। तो जैसे यूनिवर्सिटी का मैं कहूँगी कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो पंजाब में बनी, इसकी शुरुआत भी काफ़ी ट्रॉमेटिक ही थी कि इधर उधर सब स्कैटर्ड था। और जब चंडीगढ़ शहर बना तो उस समय ये फैसला हुआ कि चंडीगढ़ में ही पंजाब यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो ये 330 एकर्स ऑफ लैंड है सेक्टर 14 की, ये उस समय खरीदी पंजाब गवर्नमेंट से। और फिर यहाँ पे ग्रेजुअली हमारा कैंपस बना। सबसे पहले केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही बना 50s में, और जो हमारी लाइब्रेरी थी वो 1963 में इनॉग्रेट की गई। तो 14 के कैंपस में हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स आई, और कुछ हेरिटेज बिल्डिंग्स भी हैं, जैसे कि हमारा गांधी भवन है, स्टूडेंट सेंटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। इनकी आर्किटेक्चर जो है वो बिल्कुल यूनिक है जी। और फिर 2002 में जब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बना, उस समय फिर जो सेक्टर 25 का कैंपस है जी, उसको भी डेवलप किया गया। और शुरू में तो यूआईटी की क्लासेस जो सेक्टर 14 में अरुणा रंजीत चंद्रा हॉल है वहीं से लगती थी, मगर फिर 2000 2008 हमारा अपना जो 25 का कैंपस है उसका फर्स्ट एकेडमिक ब्लॉक बना, तो हम वहाँ शिफ्ट किए। और फिर तो कह सकते हैं शुरुआत चाहे ट्रॉमेटिक रही, लेकिन ग्रेजुअली हमने अपने आप को राइजिंग एंड शाइनिंग एस्टेब्लिश किया और अपनी जो हमारी एमिनेंस थी उसको भी रिटेन किया। हाँ। और जो हमारा नाम था उसको भी कायम रखा। लवली मैम। अगर मैं आपसे पूछूं एज अ स्टूडेंट भी और एज अ वाइस चांसलर भी, पंजाब यूनिवर्सिटी की क्या खासियत है या क्या यूएसपी है अकॉर्डिंग टू यू? पंजाब यूनिवर्सिटी एक का जो करेक्टर है वो एक नेशनल करेक्टर है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ऑल ओवर इंडिया हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हाँ, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो चंडीगढ़ से तो हैं ही हैं, पंजाब से भी हैं, मगर हिमाचल से, हरियाणा से, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हर जगह से हैं। केरल से भी हैं हमारे स्टूडेंट्स, लेह लद्दाख से भी हैं और ईस्टर्न इंडिया से भी हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो डाइवर्सिटी है, ऐसे ही हमारी फैकल्टी है। फैकल्टी भी ऑल ओवर इंडिया से ही रिक्रूट की गई है और यही हमारा, मैं सोचती हूँ कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम जो बात करते हैं विभिन्नता में एकता और नेशनल इंटीग्रेशन का सिंबल है हमारी यूनिवर्सिटी। लवली। नई शिक्षा नीति की बात या न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जब बात होती है तो पंजाब यूनिवर्सिटी कोशिश करता है उसको इनकॉर्पोरेट करने में? नहीं, वो तो हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है जी।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स में हमने 23-24 के सेशन से उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया था, और इनफैक्ट अब 25-26 में जो हमारे बच्चे डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट करेंगे 3 ईयर डिग्री के साथ, वो NEP के अंडर ही वो प्रोग्राम है। और 26-27 से हम जो हमारे मास्टर्स प्रोग्राम है उनका भी करिकुलम रिवाइज कर रहे हैं, और एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी हमने 24-25 से NEP इम्प्लीमेंटेशन की, और वहाँ पे भी इस समय सेकेंड ईयर चल रहा है, और नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में बच्चे जो हैं वो थर्ड ईयर में आएंगे। जी, बात करेंगे मैम कुछ रिमार्केबल अचीवमेंट्स की। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो कैसे देखता है पंजाब विश्वविद्यालय को। पिछले कुछ सालों में अभी इम्प्रूवमेंट तो ऑब्वियसली हुए हैं, काफ़ी सारे जो चेंजेस है यूनिवर्सिटी ने सिक्योरिटी की फील्ड में या और कुछ जो काउंसिल की जो फंक्शनिंग है उसके ऊपर भी बहुत सारा जो उसमें रिफ्रेमिंग करे या रूल्स के डेवलपमेंट के मामले में या फिर जो उम्मीद है, मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। रिसर्च को लेके मुझे लगता है कि थोड़ा अभी और ओरिएंटेड होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को। जहाँ तक डेवलपमेंट्स की बात है तो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, लेकिन और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे और वर्क करना चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी एक अच्छी रैंक पे आ जाए। यूनिवर्सिटी तो ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे मैम आपके बारे में, पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में, इस शो को कंसीव जब हम कर रहे थे तो ये समझ में आया कि आपकी R&D में एक्सपर्टीज़ है, और 2025 में आपकी ही लीडरशिप के अंडर रिमार्केबल अचीवमेंट्स हुए हैं, उसके बारे में बताइए, और आने वाले समय में क्या कुछ पाइपलाइन में है। रिसर्च के मामले में तो पंजाब यूनिवर्सिटी हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग रही है, और अभी पीछे कॉन्वोकेशन के लिए जो हमारी एक 5-6 मिनट्स की शॉर्ट फिल्म बनाई गई थी, उसमें यही बताया गया कि टोटल जो पब्लिकेशंस हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की वो 31,000 हैं, और जो H इंडेक्स है वो 246 है, और इसके अलावा पेटेंट्स जो हैं वो मोर देन 200 हैं। और तो ये और एवरी ईयर हमारे यहाँ से अराउंड 500 स्टूडेंट्स PhD की डिग्री कॉन्वोकेशन पे मिलती है बच्चों को। तो इस साल क्योंकि हमारे एक साल में 2 बार कॉन्वोकेशन हुई, तो PhD की जो डिग्रीज दी गई वो 350 थी, बट नॉर्मली जो एवरेज है वो अराउंड 500 है। और UGC के रूल्स फॉलो करते हैं हम, जो UGC नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स विद स्कॉलरशिप होते हैं उन्हीं को जनरली एडमिट करते हैं, या जो उसके अलावा भी जो एडमिशन है वो हमारा अपना जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके बेसिस पे हम एडमिशन देते हैं बच्चों को। और जो फैकल्टी है उनको भी मोटिवेट यही किया जाता है कि वो अच्छे क्वालिटी जर्नल्स में पेपर पब्लिश करें, और आजकल जो फोकस है वो पब्लिशिंग ऑफ पेपर से थोड़ा हट के पेटेंट्स की तरफ भी आ रहा है। और ये भी टीचर्स में अब नया इनिशिएटिव ले रहे हैं कि जो जिनके पास पेटेंट्स हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के लिए इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप करने की तरफ भी जा रहे हैं। फैकल्टी ने अपने कुछ स्टार्टअप्स भी एस्टेब्लिश किए हैं। हमने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी जो है उसमें फैकल्टी को भी ये प्रोविज़न दी है कि वो भी अगर अपना स्टार्टअप रजिस्टर करना चाहें तो कर सकते हैं, और कुछ फैकल्टी मेंबर्स ने अपने स्टार्टअप्स भी एस्टेब्लिश किए हैं जिनमें कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, और इस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में लाने की कोशिश की जा रही है जो कि बेनिफिशियल हैं फॉर सोसाइटी और फॉर इंडस्ट्री। यही रिमार्केबल अचीवमेंट्स जो आपने वर्बली हमें बताई, कोशिश कर रहे हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा अपने दर्शकों को समझा सकें। कॉन्वोकेशन की बात मैम आपने करी, सुनने में आया था, आई एम नॉट श्योर कुछ चेंजेस आए हैं रिसेंटली, तो क्या वजह रही उसकी, क्या माइंडसेट रहा? 2 चेंजेस आए हैं। एक तो ये है कि हम अपनी जो कॉन्वोकेशन है नॉर्मली इवन सेमेस्टर में करते थे, यानी कि जो जनवरी टू मई वाला सेमेस्टर होता है वो
इवन सेमेस्टर होता है, सेकंड, फोर्थ, सिक्स सेमेस्टर, जिसमें बच्चे रहते हैं। और तो मार्च अप्रैल में हमारी कॉन्वोकेशन हुआ करती थी, पर अभी जो हमारे ऑनरेबल चांसलर हैं उनका ऐसा मानना था कि जिस एकेडमिक सेशन की डिग्रीज बच्चों को कॉन्वोकेशन में दी जा रही हैं, उस जो एकेडमिक सेशन है उस सेम कैलेंडर ईयर में डिग्री दी जानी चाहिए कि 24-25 का अगर एकेडमिक सेशन है तो कैलेंडर ईयर 25 में ही कॉन्वोकेशन होनी चाहिए। तो अक्टूबर में उन्होंने ये सजेशन दी, तो हमने दिसंबर में कॉन्वोकेशन इस बार शेड्यूल की, मगर आगे से ये जो कॉन्वोकेशन है ये अक्टूबर नवंबर में ही होगी, ताकि उससे एक तो है कि टाइमली रिजल्ट्स भी डिक्लेयर होंगे, और दूसरा जो इस 25 में जो हमारा ड्रेस कोड है वो भी हमने चेंज किया। पहले हम ब्लैक रोब्स पहनते थे, तो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं कि हम बच्चों को हैंडलूम के कुछ अटायर, इंडियन अटायर कॉन्वोकेशन में पहनने का सिस्टम इवॉल्व करें। तो हमने अपने बच्चों के लिए जैकेट्स डिज़ाइन की हैं और डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन दिया है कि पीएचडी के स्टूडेंट्स जो हैं वो रेड कलर की जैकेट पहनेंगे और यूजीपीजी के बच्चे जो हैं वो गोल्डन कलर की जैकेट पहनेंगे, और उसके गले पे और पट्टी पे हमारी जो फुलकारी की एम्ब्रॉयडरी है, जो पंजाब की यूएसपी है, वो रहती है। और जो कलर है वो बेज कलर के बच्चे, ऑफ वाइट कलर के बच्चे कपड़े, ड्रेसेस पहनते हैं, इंडियन या वेस्टर्न जो भी वो पहनना चाहें। सो हमारे प्रधानमंत्री का जो मोटो है कि हम लोकल हैंडलूम्स को प्रमोट करें, वो भी हाँ, आपने कोशिश करी इनकॉर्पोरेट बिल्कुल, करने की। वेल बिल्कुल। डन। जैसे हमने क्लिप में देखा मैम कि स्टूडेंट ने ये बात करी कि थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा हमें प्रैक्टिकल नॉलेज पे तवज्जो देनी चाहिए। जब हम 70s 80s की बात करते थे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए या एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए सिर्फ मेरिट पे होना ही काफ़ी था, लेकिन आजकल स्किल सेट होना, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होना, ये सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? ये एक्चुअली बच्चों ने बिल्कुल ठीक बात कही है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी यही बात करती है कि जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें हम इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप की प्रोविज़न करें कि बच्चे समर वेकेशंस में या किसी एक सेमेस्टर में इंडस्ट्री में जाके या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके इंटर्नशिप करें या अप्रेंटिसशिप करें। और इसके अलावा कुछ गैप भी रहता है जो हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं टू गेट अ डिग्री, और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है फॉर टेकिंग अप अ जॉब, उसमें कुछ गैप तो रहता ही है। तो उसको भी कवर अप करने के लिए हमने हमारे सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसको हमने उसमें अभी काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉरेटरीज़ वहाँ इस्टेब्लिश की हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड फैब्रिकेशन लैब इस्टेब्लिश की है, और साइबर सिक्योरिटी लैब इस्टेब्लिश की है। और ये जो हमारा सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें एआई, मशीन लर्निंग पे सर्टिफिकेट कोर्सेज ये लोग ऑर्गेनाइज करते ही रहते हैं। और हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर में प्लान है कि हम डिजिटल मोड में क्रिएटिविटी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप पे जो हमारे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं उनको कोर्सेज ऑफ़र करें। और क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है जहां बच्चे अगर कोई अपना स्टार्टअप एस्टेब्लिश करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास बायोनेस्ट है जो कि बायोटेक्नोलॉजी का इंक्यूबेटर है, तो वहाँ प्री इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन, पोस्ट इंक्यूबेशन सभी वर्टिकल्स हैं। और बच्चे हैं जिनके पास ई युवा फेलोशिप है जो नेशनल लेवल पे सिलेक्ट किए जाते हैं। स्टार्टअप्स की मैम आपने बात करी, स्टार्टअप्स के लिए जो रिक्वायर्ड फंडिंग्स हैं, क्या उसमें असिस्ट करता है पंजाब यूनिवर्सिटी? बिल्कुल, हम बच्चों को, जैसे जो मैं बायोनेस्ट की ही बात कर रही हूँ, उसमें जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनके पास बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट है, बिग ग्रांट उसे बोलते हैं, बहुत बच्चों के पास वो है। फिर कुछ सियान अवार्डीज भी हैं। फिर हमारे जो राही है, रीजनल एक्सेलरेटर फॉर होलिस्टिक इनोवेशंस, जो हमने एस्टेब्लिश किया है इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी रोपड़, वो भी फंड्स देते हैं। और वहाँ पे इस समय 19 टेक्नोलॉजीज़ को हम एक्सेलरेट करने के एफर्ट्स कर रहे हैं।
और जो बच्चे इन टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं उनको फंडिंग भी राही से मिली है। तो ऐसे यूनिवर्सिटी में भी जो रूसा ग्रांट है उसके अंडर भी प्रोविज़न है कि जो बच्चे इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम करें उन्हें हम ग्रांट दे सकते हैं। जी। इसके अलावा सरकार की अपनी पॉलिसीज़ हैं, स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी है, पंजाब गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी हैं। तो जो बच्चे कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम करते हैं तो हमारे ये जो डिफरेंट इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं यहाँ हम बच्चों को गाइड करते हैं कि वो अपने लिए फंड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा वेंचर कैपिटलिस्ट भी हैं जो फंड्स देते हैं। जैसे राही में एक स्टार्टअप है टेराफेक्ट जो कि बेसिकली इट इज़ ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर वेल्डिंग इंडस्ट्री एंड दोज सॉल्यूशंस आर AI बेस्ड सॉल्यूशंस। तो उन्होंने अभी तक $1 मिलियन की ग्रांट वो लोग फंडिंग अरेंज कर चुके हुए हैं। Fair enough. और इस तरह के बहुत से स्टार्टअप्स हैं जिनके पास वेंचर स्टूडेंट स्टडी कर कैपिटलिस्ट के सकते हैं, थ्रू इनिशिएट कर सकते हैं। दे हैव अरेंज द फंडिंग आल्सो। लवली। इंटरनेशनल रैंकिंग को जब मैम हम देखते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने काफ़ी कवर किया है, बेहतर हुआ है। आने वाले समय में आप वो रैंकिंग कहाँ पे देखते हैं और कुछ नए कोर्सेज भी हैं जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन पाइपलाइन? रैंकिंग्स तो हम अपनी इम्प्रूव करना ही चाहते हैं और इसके लिए भी कल भी चेयरपर्सन्स के साथ मेरी मीटिंग हुई है और हम यही एनालाइज करते हैं कि क्या पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर रैंकिंग एजेंसीज काम करती हैं, जिनके बेसिस पे वो हमें स्कोर देती हैं और उन पैरामीटर्स को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे अभी रिसेंटली ये मीटिंग हुई है तो ये सब हमने एनालाइज किया कि NIRF रैंकिंग में जो डिफरेंट कैटेगरीज के मार्क्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में अगर डिपार्टमेंट्स कुछ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करवाते हैं तो उसके लिए कुछ स्कोर है, या कोई जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराते हैं, कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स करते हैं, पेटेंट्स हैं, पब्लिकेशंस के तो हैं ही हैं। तो नॉर्मली जो फैकल्टी का फोकस पब्लिकेशंस पे रहता है तो उससे थोड़ा डाइवर्सिफाई अब करने की ज़रूरत है। पेटेंट, स्टार्टअप्स और ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वैल्यू एडेड कोर्सेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स के लिए। और इन चीज़ों के मार्क्स हैं सब रैंकिंग एजेंसीज के लिए। परसेप्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। परसेप्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर रैंकिंग्स और उसको इम्प्रूव करने के लिए भी हमें बहुत एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। When we talk about university, there is a lot to talk about. तो जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, कल्चर, हेरिटेज, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को हम नहीं भूल सकते हैं। बढ़ावा देने के लिए आप क्या कोशिश करते हैं और जाते जाते हमारी युवा पीढ़ी के लिए, छात्रों के लिए जो इस वक्त स्टूडेंट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के या जो स्टूडेंट बनना चाहते हैं, उनके लिए आप कोई भी संदेश देना चाहते हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी तो मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है ही है, तो हर तरह के डिसिप्लिन्स हैं हमारे यहाँ। ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट्स भी हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट है। संस्कृत डिपार्टमेंट जो है वो सर्टिफिकेट कोर्स ऑफर करता है गीता पे, उपनिषद पे। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हैं ये सर्टिफिकेट कोर्सेज और इनफैक्ट हम नेक्स्ट सेमेस्टर से चाहते हैं कि ये जो कोर्सेज हैं ये हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफर करें इन ब्लेंडेड मोड। तो ये एक हमारा इनिशिएटिव है, हिस्ट्री ऑफ पंजाब, कल्चर ऑफ पंजाब। और फिर हमारे सेंटर्स भी हैं, स्वामी विवेकानंद स्टडी सेंटर है, दयानंद एंड वैदिक स्टडी चेयर्स है, श्रीमन शंकर देव चेयर है। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम तो एम्बेडेड है हमारे यूनिवर्सिटी की कल्चर में और इन सभी डिपार्टमेंट्स में सर्टिफिकेट, विवेकानंद स्टडीज़ पे भी सर्टिफिकेट कोर्स है। तो ये सब जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं ये हमारी कल्चर, हमारी हेरिटेज लिए ही हैं। और जो हमारे जो नॉर्मल UG-PG के स्टूडेंट्स हैं उनके बियॉन्ड जो बच्चे हैं वो ये सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी ऑफ़र करें। और जो भी बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी में फ्यूचर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी स्कूल में हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, उनसे मैं यही कहूँगी और इनफैक्ट मैं अपनी फैकल्टी से भी यही कहती हूँ कि हम बच्चों के लिए कुछ टूर वगैरह ऑर्गेनाइज करें कि स्कूल के बच्चों को हम अपनी यूनिवर्सिटी में लाएं, उन्हें अपनी लैब्स की विज़िट कराएं ताकि उन्हें पता लगे कि किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है
और हमारे जो एलुमनाई हैं जी। वो कितनी हाई पोजीशंस पे हैं, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा कि इस तरह की यूनिवर्सिटी में पढ़ के वो कहाँ तक अपने कैरियर में जा सकते हैं। और हमारे जो एलुमनाई हैं वो तो सब जब आते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में तो दे फील प्राउड कि वो यहाँ से पढ़े हैं, इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से उन्होंने शिक्षा हासिल की है। और हमारे जो एलुमनाई हैं वो हर फील्ड में हैं, चाहे हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें, चाहे साइंटिस्ट की बात करें, पॉलिटिशियंस की बात करें या क्रिएटिविटी की बात करें, तो फिल्म इंडस्ट्री में ही हमारे इतने एलुमनाई हैं। तो स्टूडेंट्स को भी मैं यही कहती हूँ कि हमने स्टार नाइट क्यों कराते हैं, हमारे तो इतने सारे स्टार्स हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम उनको मोटिवेट करें, उन्हें अपॉर्चुनिटी दें। तो जो सतिंदर सरताज है वो हमारे जो झनकार फेस्टिवल है इसी का बाय प्रोडक्ट है। जी बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अच्छा लगा आपसे बात करके। आई एम माई सेल्फ अ प्राउड एल्यूमनाई, सो प्राउड ऑफ यू एज वेल। आपकी बातों से पता लगा कि कैसे पुराने कल्चर हेरिटेज को इंटैक्ट रखते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रहा है। सो उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल लगी होगी। जाते जाते मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि हमारे सभी प्रोग्राम्स डीडी पंजाब, डीडी हरियाणा, डीडी चंडीगढ़ सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। उसके साथ आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव पर आप हमें देख सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है आप हमें लिख सकते हैं hopchandigarh@gmail.com पर। अगली बार फिर हाजिर होंगे नए चेहरे नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।